एग्जाम क्विज में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज करने वाले हैं। पेपर चाहे जो भी हो, एक दो क्वेश्चन इसमें से आना तय है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना टेन्योर की बात करेंगे तो 1969 से 74 तक चला। गॉडगिल मॉडल पर आधारित ये चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिन्होंने परिवार नियोजन पर बात की, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर बहुत काम किया। हालांकि आगे चलकर इंदिरा गांधी ने इस पर काफ़ी जोर दिया, जो कि पुरुषों के नसबंदी कराए गए और उसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट के 4th ग्रेड की नौकरी दी गई। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी 1964। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसको इंग्लिश में एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसको जारी कौन करता है? कृषि लागत मूल्य आयोग, जिसका स्थापना 1965 में हुआ, और वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी जारी किया गया है। उदाहरण के स्वरूप अगर देखेंगे तो धान, गेहूं, मक्का, इसका मिनिमम प्रति क्विंटल कितना मूल्य होना चाहिए ताकि किसान इससे कम न बेचे, घाटा न लगे, इसी को एमएसपी कहते हैं। और इसी को लेकर किसान आंदोलन हुआ था पंजाब और हरियाणा में, आप जानते ही हैं। अगला है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ऑप्शन डी ज्वारीय वनस्पति। सुंदरी वृक्ष को मैंग्रोव वन या सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं, और ये ज्वारीय वन इसलिए है क्योंकि ये कोस्टल एरिया में पाए। जितने भी तूफानी चक्रवात, जो तेज रफ्तार से चक्रवात आते हैं, उन हवाओं को एकदम रोक देता है। इसकी विशेषता ये है कि जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, जिससे कितना भी तेज हवा आए टस से मस नहीं होता है। और हमारे यहाँ जो पेड़ पौधा है, मनरेगा वगैरह लगा है, थोड़ा सा अब सोचिए, बंगाल और केरल में चक्रवात आता है, हमारे यहाँ उसका थोड़ा सा प्रभाव आता है तो यहाँ सब पलट जाता है ऐसे। तो ये दिक्कत है। लेकिन मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार में। हालांकि आए दिन आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल भी इसका विस्तार करने में जुटा हुआ है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। हिंदू कोश की बात करेंगे तो ये पियोको क्षेत्र में है। आकुनबुन, इसको कुनलुन कहते हैं, ये चीन स्काई क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के पास है। और काराकोरम की विशेषता ये है कि भारत की सबसे लंबी श्रृंखला है काराकोरम। हालांकि हम लोग ट्रिक बताते हैं, कलेजा पार, काराकोरम, जॉस्कर और लद्दाख, समझ गए? तो ये हिमालय श्रृंखला का भाग इनमें से सभी है। एक आता है ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के उस पार वाले क्षेत्र को ट्रांस हिमालय कहते हैं, समझ गए? अगला क्वेश्चन 5 नंबर, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी कलर। अब कलर को बहुत सारे लोग कलर कहेंगे, माने कलरफुल, रंगीन वगैरह नहीं, ये कलर मृदा है, यानी मिट्टी है। और क्षारीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कह दे गुजरात में, और इस चूंकि ये नमकीन होता है, और सबसे ज्यादा नमकीन तो गुजरात में ना, आप जानते ही हैं कि नमक तोड़ा गया था गांधी जी के द्वारा। तो यही। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते? यहाँ क्वेश्चन है सीमा नहीं बनाते। हम बार बार कहते हैं कि अगर क्वेश्चन ढंग से समझ जाए तो एक दो क्वेश्चन यूं ही बढ़ जाते हैं। एग्जाम हॉल में अगर कह दिए बउओ क्वेश्चन तो ही ना पूछा था, तो 3-4 नंबर ऐसे ही बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते। कोई ऐसा होशियार होगा, पढ़ लेगा सीमा बनाते, तो गलती ना हो जाएगा। एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं, ऑप्शन डी सुएज नहर। अब सुएज नहर क्या है भाई? तो ये अफ्रीका और एशिया के मध्य सीमा बनाता, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और इसके स्थापना 1869 में नींव रखा गया, और उस समय महात्मा गांधी जी का जन्म हो रहा था, समझ गए? और अभी इसकी विशेषता यह है कि इसकी वर्तमान में लंबाई कितना है? 193.30 किलोमीटर। आगे, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ऑप्शन सी नथुला दर्रा। ये नथुला दर्रा कहाँ है जी? सिक्किम में। और बात करें सिक्किम, तो सिक्किम ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर में नहीं आता।
और सिक्किम में पहली बार जैविक खेती की शुरुआत हुई और सिक्किम में ही दुनिया का सबसे ऊंचा झील है जिसको चोलामू झील कहते हैं। और सिक्किम में ही एक और विशेषता है जो कि भारत में स्थित हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कह दे तो कंचनजंगा, जिसकी लंबाई कह दे तो 8586 मीटर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। और भूमध्य रेखा क्या है जी? तो भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते और दूसरे शब्दों में विषुवत रेखा भी कहते। और भूमध्य रेखा के सबसे निकट कह दे तो ऑप्शन बी सिंगापुर स्थित है। और भूमध्य रेखा से लगभग 13 देश होकर गुजरता और 3 महादेश से यह भूमध्य रेखा गुजरता है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। अगला क्वेश्चन कहता है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, जिसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ। यह पहली बार तब चर्चा में आया जब 1964-65 में रेड डाटा बुक जारी करता है। और रेड डाटा बुक क्या है आप सुने होंगे, लुप्त प्राय, विलुप्त जाति, दुर्लभ प्रलय। तो ये सब जाति जो है 18 से 19 प्रकार के ये जाति का जो है ये जारी करता है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? सिग्नेचर किस वर्ष की? ऑप्शन सी। ये रामसर संधि क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण के एक सम्मेलन किया गया। और भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले बार रामसर साइट में शामिल होने वाला चिल्का झील, सबसे बड़ा कह दे तो सुंदरबन, सबसे छोटा शामिल होने वाला रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाए जाते हैं? 2 फरवरी को। वर्तमान में कितने रामसर साइट जो भारत से शामिल है? 94। बिहार से कितने हैं? 5। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम क्या है जी? सबसे पहले इसका शब्द टेंसले साहब ने दिया। और पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता यह है कि ये ओपन सिस्टम है, यानी खुला है, जबकि पर्यावरण क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है? बंद है। इस चीज को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 12 रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर है असम में और ये 2002 में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची। हम ट्रिक बताए थे, एसपोर्ट, SPORT। अब इसका विश्लेषण जरा करें। एस से संघ राज्य क्षेत्र, पी से पेंशन तो दूसरी अनुसूची, ओ से ओथ यानी शपथ तीसरी अनुसूची, 4 से मतलब आर से राज्यसभा सीटों की आवंटन, और टी से ट्राइब मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब ST तो 5वीं अनुसूची। SPORT 5वीं अनुसूची एकदम ध्यान में आ गया। और जब संविधान लिखा रहा था तो उस समय 8वीं अनुसूची था। वर्तमान में कितना? 12। और पहली बार ये 1951 में 9वीं अनुसूची बना, भूमि सुधार। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 मिलान करना है। मौलिक अधिकार कह दे तो भाग 3, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कह दे तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क। उस समय सोवियत संघ रूस हुआ करता था, हालांकि बाद में विघटन हुआ 1991 में। और जरा सोचिए कि रूस कितना बड़ा था कि 15 देश निकलने के बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभी भी देश बना हुआ है। निर्वाचन कह दे तो किस भाग में है? तो भाग 15 में। और आपात उपबंध कह दे तो भाग 18 में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी 3 4 2 1। अब आपात उपबंध में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, सारे आपात कह दे तो जर्मनी से, वित्तीय आपात कह दे तो अमेरिका से। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा। हालांकि न्यायिक समीक्षा की बात आर्टिकल 137 में किया गया है और न्यायिक समीक्षा हम लोग अमेरिका से लिए हैं, इसीलिए दोनों में यही अंतर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है? आर्टिकल 14। और आपको ये पता होगा कि आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता? तो ऑप्शन ए विधानसभा। अब जरा थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो राज्य के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कह दे विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से कह दे तो राज्यपाल के प्रति। और यही जरा केंद्र की ओर रुख करें, सारे मंत्री कैबिनेट के मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। याद रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है मतलब मुखिया, सरपंच, वार्ड सब यही ना लड़ना चाहता है, तो इसका उम्र 21 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब 18 का क्या लोचा है? ग्राम सभा सदस्यता अगर लेना है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वानी है तो 18 साल। और यही क्वेश्चन तो बीपीएससी टीआरई 2 पॉलिटी में पूछा हुआ था 9th 10th में, ध्यान रखें। अब जरा इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो अगर आपको मुखिया, सरपंच या वार्ड समिति में लड़ना है तो 21 साल, विधायक एमपी का चुनाव लड़ना है तो 25 साल, राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, महापौर का चुनाव लड़ना है नगर निगम वाला, उसका 30 साल है, राज्यपाल या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 साल है न्यूनतम आयु। आगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। और इससे भी बढ़िया बात कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस समिति के सिफारिश पर? एलएम सिंघवी समिति, इसको भी ध्यान रखना है। और इसी 73वां संविधान संशोधन में राज्य निर्वाचन आयोग की भी चर्चा है, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हालांकि 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका, नगर परिषद की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। प्रतिबंध थोड़े है जी, कोई बना सकता है? लेकिन ये ध्यान देना है कि केवल भारतीय के लिए 5 आर्टिकल, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान जब लिखा रहा था तो वित्त आयोग का चर्चा था, आर्टिकल 280। अब वित्त आयोग, इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, चाहे सदस्य मेंबर का? राष्ट्रपति। कितने इसमें मेंबर होते हैं? 5, 4 + 1, 4 गो सदस्य होते और 1 अध्यक्ष होते। इनका कार्यकाल कितना हुआ था? 5 साल। और अभी 16वें वित्त आयोग चल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है तो ये लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति, जिसका स्थापना 1921 में होता। अब देखिए, सीएजी अपना रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंपती है, लेकिन लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको सौंपती है? स्पीकर को, अध्यक्ष को। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, किलाखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? किलाखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और वही जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन के चाचा थे और बाद में ससुर बने। तो कह दे सीरी का किला किसने बनवाया? बलबन ने। और बलबन का शासनकाल 1290 से 1296। हालांकि सीरी का किला राजधानी किसने बसाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इस चीज को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जिसका शासनकाल 1424 से 1451 था, सैयद वंश का। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। हालांकि इनका अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक ने शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं शाहजहां को। और जानते ही
आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? जहांगीर को। और साहित्य या हिंदी कला का विस्तार या स्वर्ण युग किसको कहते हैं? अकबर को। ये सब अपने में अलग अलग बांट रखा था, अलग अलग विभाग में ये लोग अपना महारत हासिल किया हुआ था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि गया और नालंदा के ताम्र शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। और इसका एक और है तैत्तिरीय। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ये विष्णु पुराण सबसे पुराना वंशों में से एक था। हालांकि मत्स्य पुराण कह दे तो सातवाहन वंश और वायु पुराण कह दे तो गुप्त वंश। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिनका टेन्योर 1780 से 84 तक चला और इसी में हैदर अली मारा गया था। ये तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। लेकिन दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कह दे तो 1803 से 5 में चला, जो कि उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी पूना पैक्ट। और आप जानते ही हैं कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो 12वां अधिवेशन 1896 में। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन जो कलकत्ता में हो रहा था 1896 में, रामतुल्ला सियानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर गाते हैं 65 सेकेंड में। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी। और ये पहला बंगाली पत्रिका छपा समाचार दर्पण कलकत्ता से। अगला है कि पर्वतों पर अनाच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने के कारण क्या है? तो ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। जैसे एवरेस्ट वगैरह का देखते हैं, सबसे पहले सूर्य के प्रकाश पड़ता है, लेकिन ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 34, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? ऑप्शन डी, इनके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर है 4 डिग्री बताया गया है और 24 से 25 डिग्री एसी बताया गया है। मानव के लिए संतुलित टेम्परेचर है जहां मानव खूब अच्छा से रह सकता है। बैलेंस जो टेम्परेचर है 24 से 25, लेकिन रेफ्रिजरेटर के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज को ध्यान रखें। कहता है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? सबसे कम कह दे तो ऑप्शन ए, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य कह दे तो पृथ्वी के केंद्र पर, और सबसे अधिक कह दे तो ध्रुव पर, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 36, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और हल्दी जो है ताना है, ये प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी और अदरक प्रकंद का, प्याज और लहसुन है सलकंद का और आलू है कंद का। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। है कि फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पारा, वाष्प और आर्गन का। जो मरकरी और होता है ना, इसी में ट्यूब का उपयोग करते हैं। हालांकि अब इसका बाजार भी खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का मिश्रण एक कोलाइड होता है। दूध, कोहरा, आकाश धुंध और गोल्ड सील जो है ये टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कहता है डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। अब इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर साहब ने किया और डीएनए चूंकि प्रोटीन का ही ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं और प्लास्टिड 3 प्रकार के। पहला है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे।
हालांकि क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं ये हरे पत्तियों में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तत्व कह देते हैं मैग्नीशियम। अगला है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, यानी बैक्टीरिया के तो पेप्टिडोग्लाइकेन का, पादप के कह दे तो सेल्यूलोज का, जबकि कवक के कह दे तो काइटिन का। इस चीज को भी ध्यान रखोगे। अगला है कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इंसुलिन। अब इंसुलिन के कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता, इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता, और इंसुलिन जो है आग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, इसके बीटा सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा। जंतु सबसे ज्यादा किस संघ में पाया जाता है, तो ऑर्थोपोडा में। और पादप किस ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है, तो थैलोफाइटा। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि जिसको इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड कहते हैं, तो अग्नाशय को। सबसे बड़ी बाह यानी एक्सटर्नल कह दे ग्लैंड, तो यकृत, जिसको लीवर कहते, उर्दू में जिगर कहते, हिंदी में यकृत कहते। और सबसे अंतःस्रावी कह दे तो थायराइड, जो गला में होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ये थोड़ा रोग हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 45, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया, नील्स बोर ने। हालांकि रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की पतली परत पर बम्बार्डिंग कराया था, अल्फा किरणों का जो है बम्बार्डिंग कराया था, और इसके जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन था तो नील्स बोर ने दूर किया। अगला क्वेश्चन 46, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक, जिसको कैटलिस्ट कहते के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो गरम एल्यूमिना, ऑप्शन ए। अगला है साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है, तो पाइसीकरण। पाइसीकरण द्वारा, हालांकि स्कंदर द्वारा फिटकीरी होता है। यह स्कंदर का जो उदाहरण है ना फिटकीरी का। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो है ओलिव की शाखा सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो ऑप्शन सी औरंगजेब। 1559 से 60 में ये बनवाया गया था। हालांकि आगरा में मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो शाहजहां ने। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज देख रहे थे, परिचय है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं।